जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से जो जारी किए होंगे। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, एग्जाम पास आ रहा है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बस पेशेंस के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत तय ही समय पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, 1000 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बनाइए रखिए और तैयारी पे लगे रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम सिलेबस आपका बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है। फिर भी उन टॉपिक्स को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करें, बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उन्हीं बातों को जानना है। इसके बाद आगे हम लोग जब ये एग्जाम हो जाएगा फरवरी के बाद, तो मार्च से पुनः डिटेल में, इससे भी डिटेल में जितने भी चैप्टर हैं सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल से संबंधित कुछ थ्योरी की, जिसमें ऑलरेडी हम 4 थ्योरी का डिस्कशन कर चुके हैं। आज लास्ट थ्योरी की बात करने वाले हैं। ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल यूजीसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई होप इस बार भी पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर हिंदी नहीं समझ में इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी होगा जिसकी हिंदी आपको ना बताई जाती हो, या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी जो इतना टफ लिखा हो जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, यहाँ पर हम पूरी तरीके से बाइलिंगुअल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो आइए आज हम लोग एक लास्ट थ्योरी पढ़ते हैं, रीजनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसी में जरूर आता है। अगर आप ये थियरी तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका आज से ही फिक्स। द थियरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कौन सा ग्रोथ? अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, असंतुलित। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, असंतुलित विकास, असंतुलित विकास। तो आइए देखते हैं ये असंतुलित विकास क्या होता है। भाई अब हम लोग बात करते हैं कहीं पर भी संतुलित विकास की, लेकिन जो ये थियरी दिए थे जिनका नाम था हर्समैन, क्या है इनका नाम है? हर्समैन। हर्समैन महोदय ने असंतुलित विकास का एक कंसेप्ट दिया और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया इसमें कि किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए वहां पर क्या करना चाहिए? असंतुलन, इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी जो है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अगर आप इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो इस इम्बैलेंस के कारण क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिक डेवलपमेंट का जो रथ होता है, पहिया होता है, वो चल पड़ेगा। यानी आप असंतुलन क्रिएट करेंगे तो उस असंतुलन के गैप को भरने के लिए कुछ विकासशील जो जो वेरिएंस होते हैं, चर होते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं और उस पूरे रीजन का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ये पॉइंट क्या कहते हैं? ये पॉइंट आपके ओ हर्समैन महोदय कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या लिखी? स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी किताब में इन्होंने ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी देने का प्रयास किया है। ठीक है, बताया है इस थ्योरी को। ये बताते हैं कि कोई इकोनॉमी, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में आप क्या कीजिए कि आप असंतुलन क्रिएट कर दीजिए, यानी एक एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए, दूसरे में ना कीजिए, तो दोनों विकास में क्या होगा? असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। जिसके कारण इन्होंने ये बताया कि जैसे क्या कि ये कोई रीजन है, ठीक है, ये कोई रीजन है, स्लोप इधर का हो, स्लोप इधर को है, मान लीजिए यहाँ पर बारिश का पानी भर गया, तो बारिश का पानी भरने से ये कहाँ किधर फ्लो करेगा? जिधर ये स्लोप पाएगा उधर ये फ्लो करेगा। तो इन्होंने ये बताया कि जब आप इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट कर देंगे, किसमें? डेवलपमेंट में, तो उसके कारण क्या होगा कि जहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा उसी की ओर डेवलपमेंट भागेगा और ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। दो प्रकार के निवेश की, कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार का निवेश किया जाए और इन दोनों प्रकार के निवेश से आप क्या कीजिए कि उस इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट कीजिए डेवलपमेंट में। ये बात करते हैं पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल की। अब इसकी हिंदी आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदी बोलेंगे, इसको बोलते हैं उपरव्यय, सामाजिक उपरव्यय
कैपिटल को बोलते हैं पूंजी। अब इसको बताइए, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी कहना जो है ज्यादा आसान है, ओवरहेड कैपिटल कहना आसान है, जो आपको अच्छा लगे। सामाजिक सामाजिक उपरिव्यय पूंजी कहिए या आप कहिए सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो इन्होंने बताया कि आप चाहें तो सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करके, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं डेवलपमेंट में, या चाहिए तो आप डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल को हम शार्ट भाषा में एक्रोनिम बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं एसओसी। क्या बोलते हैं, एसओसी। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके जो है ओ हर्षमैन महोदय कहते हैं कि आप सोशल ओवरहेड कैपिटल में क्या कीजिए, यानी एसओसी में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। एसओसी में निवेश करने का मतलब ये हुआ उन जो है सारे करना जिसका हम लोग डायरेक्ट उपभोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर में क्या कीजिए, निवेश कीजिए, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड लाइट व्यवस्था कीजिए, आप सेफ्टी पे जो है निवेश कीजिए। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा प्रोवाइड कराइए। ठीक है, इन सारे चीजों में निवेश कीजिए। इन सारे चीजों में निवेश अगर आप कर देते हैं किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी भी एरिया में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, ठीक है, बहुत सारे वहां पर स्कूल कॉलेज हैं, वहां पर जो है रोड फैसिलिटी यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहां पर जो है कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहां पर लोगों को सुरक्षा मिल पा रहा है। अगर आप निवेश कर देते हैं तो आपको इंडस्ट्री में निवेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री वहां पर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को वही चाहिए, उसको रोड अच्छा मिलना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है, उसको सेफ्टी अच्छी मिलनी चाहिए, यानी सुरक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर मारुति एजेंसी बनी हुई है और वहां पर 4 बदमाश आए डाकू और उस जो है बैंक को बिना पैसा दिए लूट लेकर चले गए, तो वहां पर कौन इंडस्ट्री लगाना चाहेगा। तो हर्षमैन कहते हैं कि आप किसी भी इकोनॉमी में यानी इन सब चीजों में अगर आप क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो जाएगा कि जो ये डीपीए है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे कहीं पर इंडस्ट्री लगाना, किसी चीज की इंडस्ट्री लगाना, कॉटन इंडस्ट्री लगा लिया, आयरन इंडस्ट्री लगा लिया, या कोई भी आप सामान बनाने लगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं पर भी आप एसओसी में निवेश कर दिए, ये एरिया है तो इस एरिया में एसओसी में निवेश कर दिए, एसओसी में निवेश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डायरेक्ट प्रोडक्टिव इंडस्ट्री यहाँ पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एसओसी में निवेश कर देंगे तो इस एरिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा और इसके आसपास के एरिया में, ठीक है, जहां पर एसओसी नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों में इंबैलेंस क्रिएट होगा। दोनों में इंबैलेंस क्रिएट होने के कारण, ठीक है, इसी एसओसी वाले रीजन में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री लग जाएंगी और इस इंडस्ट्री के कारण पूरे एरिया का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, या इन्होंने ये कहा कि अगर आप एसओसी में डेवलपमेंट नहीं निवेश नहीं करना चाहते हैं तो डीपीए में निवेश कर दीजिए। डीपीए निवेश करने का मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री लगा दीजिए। जब इंडस्ट्री लगा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इंडस्ट्री लगाने के बाद ऑटोमेटिक उस एरिया में जो रोड बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, सेफ्टी प्रोवाइड कराना है, इसमें ऑटोमेटिक निवेश हो जाएगा। लेकिन ये निवेश कब, ये वाला जो निवेश है सोशल ओवरहेड कैपिटल है, इसमें कोई क्या है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट निवेश नहीं करना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि हम रोड बनवाएं, वो क्यों चाहेगा कि हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनवाएं, वो यही चाहेगा कि वो क्या करे, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में निवेश करेगा। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में निवेश करने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाए तो इस पे पॉलिटिकल प्रेशर काम करेगा, जनता कितनी इसमें जो है जागरूक है, इन सब चीजों पे क्या होगा, काम करना होगा। इसीलिए हर्षमैन बताते हैं कि कहीं पर भी डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में निवेश जल्दी नहीं होता है। पहले किसको निवेश करना पड़ता है, सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करना पड़ता है। और सोशल ओवरहेड कैपिटल जानते हैं कौन निवेश करेगा, आपकी गवर्नमेंट निवेश करेगी। जब वो निवेश कर देगी तो ऑटोमेटिक उस एरिया में क्या हो जाएगा कि ये जो डीपीए है ये ऑटोमेटिक निवेश हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार दोनों के निवेश के कारण एक के निवेश के कारण दूसरा निवेश होगा,
दूसरे के कारण पहला निवेश होगा, और जो भी वहां पर क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, वो दोनों फिल हो जाएगा। यानी इस रीजन में अगर कहीं पर आप क्या कर देंगे, एसओसी में निवेश कर देंगे, तो ऑटोमेटिक इस एरिया में क्या होगा, इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब एसओसी में इस एरिया है, इस पूरे एरिया में आपने एसओसी पे निवेश कर दिया, ठीक है, इस पूरे एरिया में अगर आप एसओसी पे निवेश कर दिया, तब भी यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोड और ये सब बन जाएगा, लेकिन जो दूसरे निवेश की जो विकास की जरूरत है, जैसे इंडस्ट्री की जरूरत है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। यानी दो प्रकार की जो है विकास में क्या होगा, गैप क्रिएट होगा, असंतुलन बन जाएगा। एक तरफ आपको लगेगा कि रोड तो बहुत बढ़िया है, लाइटिंग की व्यवस्था है, सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो है रोजगार परक कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, यानी एक असंतुलन क्रिएट कर दिया आपने। तो इस असंतुलन को क्या करेगी जनता, ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडस्ट्री की मांग करेगी, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होगा, ना उसको रोड बनवाना पड़ेगा, ना उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए ज्यादा सा जो है सुविधा खर्चा करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसको कम लागत में वो क्या करेगा, निवेश करेगा। या आप डायरेक्ट डीपीए में निवेश कर दीजिए, बहुत सारा इंडस्ट्री लगवा दीजिए, लेकिन जब इंडस्ट्री लगवा देंगे तो ऑटोमेटिक आपको रोड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको क्या चाहिए कि बहुत सारा यहाँ पर जो है पावर की आवश्यकता पड़ेगी, लाइट की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक डीपीए में निवेश हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने ये बताया कि आप इम्बैलेंस क्रिएट करके कहीं पर क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जो है विकास कर सकते हैं, ठीक है। यानी असंतुलन उत्पन्न करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये पॉइंट किसने बताया? ये पॉइंट आपके बताया है कि जो है ओ हर्षमैन महोदय ने। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब एसओसी में कौन निवेश करेगा, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट करती है, और डीपी में कौन करता है, डीपी में ज्यादा से ज्यादा करती है आपकी जो प्राइवेट पार्टियां होती हैं, वो निवेश करना पसंद करती है। क्योंकि आप खुद जानकार हैं कि एसओसी में कोई क्यों चाहेगी प्राइवेट कंपनी निवेश करना, उसको फर्क से क्या मतलब है। यानी सड़क का मतलब हो गया शिक्षा का, इसे किससे जुड़ा हुआ मैटर है, ये जनता के कल्याण से जुड़ा हुआ, वेलफेयर से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इसीलिए वो इसमें क्यों निवेश करेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चाहेगा कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रदान हो, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं दो प्रकार के लिंकेज की, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज आप लोग जानते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज के कारण क्या होगा, डिपेंडेंट इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट होगा, और बैकवर्ड लिंकेज के कारण जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री है, आप लोग की लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। तो उसमें इन्होंने यही बताया था कि जैसे मान लीजिए एसओसी में डीपीए में क्या होगा, निवेश होगा, तो इसी के कारण ये दोनों लिंकेज काम करेंगे, जिसके कारण आपका क्या होगा, जिसके कारण आपका ये होगा कि जो विकास है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलना स्टार्ट हो जाएगा, और पूरे के पूरे रीजन में जो असंतुलन था उसके कारण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी संतुलन हो जाएगा। इसके आगे आपके हर्षमैन महोदय जो हैं ये बात करते हैं दो तरह के इफेक्ट की, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट की, एक पोलराइजेशन इफेक्ट की। पोलराइजेशन इफेक्ट को कहते हैं ध्रुवीकरण प्रभाव, ठीक है, और ध्रुवीकरण के बाद जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इसको बोलते हैं रिसाव प्रभाव। क्या बोलते हैं, रिसाव प्रभाव। ये रिसाव प्रभाव क्या होता है, रिसाव या टपकन प्रभाव। टपकन का मतलब बूंद बूंद आना, ठीक है। जैसे जो डेवलप कंट्री होते हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए है, यूएसए से अगर इंडिया की तरफ कैपिटल आना चाहे तो बहुत कम मात्रा में आ पाएगा, ना तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो जाता है, हो पाता है, ना तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ही आ पाती है, ठीक है। आता भी है तो किस माध्यम से आता है, यानी ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट के माध्यम से आता है, बहुत रिस्क आता है, बहुत रियर केस में यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में क्या पहुंच पाता है। कहने का मतलब ये है किसी भी विकसित देश से विकासशील राष्ट्र की तरफ जो आपका कैपिटल है, या आपका टेक्नोलॉजी है, या आपका लेबर का माइग्रेशन है, बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। उसी को इन्होंने बोला था ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन ये क्या होता है कि ये काफी स्ट्रांग होता है, कहां पर, ये काफी स्ट्रांग होता है जो है विकासशील राष्ट्रों में, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही कम मात्रा में टपक टपक के आ रहा है, ठीक है। और जो पोलराइजेशन इफेक्ट होता है, पोलराइजेशन इफेक्ट का मतलब है कि इस विकासशील कंट्री से विकसित कंट्री की तरफ कैपिटल का बहाव बहुत फ्लो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका भी फ्लो बहुत ज्यादा होता है। इस प्रभाव को कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी ध्रुवीकरण का प्रभाव। ध्रुवीकरण का मतलब
ध्रुव की ओर बढ़ना, यानी जो है विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ कैपिटल का बहाव, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहाव या ट्रेड के कारण जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो विकासशील राष्ट्र होते हैं ये रॉ मटेरियल का ज्यादा क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, किसको बेचते हैं, विकसित कंट्री को बेचते हैं, और विकसित कंट्री क्या करते हैं, विकासशील कंट्री की तरफ जो है को क्या बेचते हैं, प्रोसेसिंग मटेरियल बेचते हैं। यानी ट्रेड का भी फ्लो किधर होता है, ट्रेड का फ्लो होता है आपके विकसित देश से विकासशील राष्ट्र की तरफ, यानी जो ट्रेड में फायदा होता है वो भी विकसित देशों को होता है, विकासशील देशों को नहीं हो पाता है। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोको का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन घाना करता है, लेकिन चॉकलेट कोको जो चॉकलेट बनता है उसमें कोको का यूज होता है। कोको जो है भले घाना में बनता हो लेकिन चॉकलेट घाना में नहीं बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर क्यों अमीर है और गरीब क्यों गरीब है, ठीक है। किसान का जो मक्का है, ठीक है, मक्का यानी आप जो देखते हैं मक्के को, तो किसान का जो मक्का है वो 2 रुपए में बिकता है, 5 रुपए में, लेकिन जब वही मक्का आप पॉपकॉर्न जब उसको खाते हैं, ठीक है, पीबीआर में, तो कितने का मिलता है, वो 250 का और 150 का 200 का मिलता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट कौन पा रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पा रहा है, जो विकसित राष्ट्र है वो पा रहा है, या विकासशील राष्ट्र है वो पा रहा है। तो ये 2 प्रकार के आपके इफेक्ट जो बात किया गया है इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यही सारी चीजें, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो गया, पोलराइजेशन इफेक्ट हो गया, एसओसी हो गया, आपका जो है डीपीए हो गया, इन सब बातों को जो है किसने अपने थ्योरी में मेंशन किया था, यही पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनकी किताब के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर इतने पॉइंट आप याद रखेंगे तो क्या होगा कि आपका एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं हो सकता है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूजीसी का, यहाँ से हर साल वो एक क्वेश्चन पूछता है, तो आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अगर आप ये 5 थ्योरी याद रखते हैं रीजनल इंबैलेंस की, तो आपका 3-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से आना तय है और आप लोग अच्छी तरीके से उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।